आप देख रहे हैं हाई फाई स्टडी और आधुनिक भारत का टॉपिक लेके हम आए हैं। और पिछले वीडियो में आप यूरोपीय कंपनी का आगमन और उत्तर मुगल सम्राट देख चुके हैं। आज हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को देखेंगे। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो आज हम लोग अंग्रेज और फ्रांस के बीच में संघर्ष, ठीक है, वो देखेंगे। लिखा हुआ है, देखिए, फ्रांसीसी ने प्रकरा कि फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस पर अधिकार किया था। तब मॉरिशस पर अभी भी फ्रांस का अधिकार है और फ्रांस का था मॉरिशस पर 1721 में। कह रहा है कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो भारत में संघर्ष हुआ उसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध के नाम से भारत और फ्रांस और अंग्रेज के बीच में 3 गो कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक, ठीक है। तब प्रथम कर्नाटक संधि देखेंगे 1746-48, ठीक है। 1746-48, 49-54-56-63 तीनों याद रखिएगा। एक हो गया 1746-48, ठीक है, 49-54 और 56-63, 3 संधि होता है। प्रथम संधि, ठीक है, प्रथम संधि क्या है 1746-48, प्रथम संधि क्या हुआ 1746-48 में, ठीक है। आगे देखते हैं 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य में किसके अधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए हो रहा था अंग्रेज और फ्रांस के मध्य संघर्ष। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियां के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गई। इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया। सेंट थॉमे का युद्ध फ्रांसीसी सेना की जीत हुई। इसी प्रथम, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध हुआ था, उसका क्या नाम है, सेंट थॉमे का युद्ध। इनमें फ्रांसीसी सेना क्या होता है, जीत जाता है। प्रथम संघर्ष कहा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में यूरोप में 1748 ईस्वी में एला सापल के संधि के तहत समाप्त हुआ, ठीक है। कहा कि इस संधि, क्या करा कि इस संधि ठीक है कि इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। तो पहले हम लोग फिर से एक बार प्रथम कर्नाटक युद्ध को समझेंगे, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को समझेंगे जो क्या हुआ था, ठीक है। तब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ, ठीक है। किसके लिए हुआ, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ। कहेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक और युद्ध होता है, उसका क्या नाम है, सेंट थॉमे का युद्ध। पूछेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट थॉमे युद्ध का संबंध है तब प्रथम कर्नाटक युद्ध से, सेंट थॉमे युद्ध का संबंध है तब प्रथम कर्नाटक युद्ध से सेंट थॉमे युद्ध का संबंध है। कहेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, एला सापल के संधि के तहत समाप्त हो गया। 3-4 क्वेश्चन हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746-48, किसके उत्तराधिकार के लिए, तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक और युद्ध हुआ, उसका क्या नाम है, सेंट थॉमे का युद्ध। सेंट टोपे या सेंट थॉमे का युद्ध हुआ और किस उत्तराधिकार के लिए हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार है। और किस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक हुआ, एला सापल। ए पापी याद रखिएगा, ए से एला सापल, अगला हो ए पास से पांडिचेरी और पे से पेरिस, लास्ट वाला ए पापी। 1746-48, 49-54-56, ए पापी, ए से हो गया एला सापल। अगला देखते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध। कहा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1746 से 49 से 54, इस युद्ध में हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार हुआ। अगला जो हुआ था प्रथम ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, और ये जो हो रहा है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए। कारण कि हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बढ़ाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिबा के साथ दिया। कारण कि डुप्ले जो था फ्रांस के था, ठीक है। तो ये जो है आपसी डुप्ले की जो नीति क्या था
कि आपसी भारत में जो आपसी लड़ाई लड़ रहा था उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाला प्रथम जो गवर्नर था, प्रथम जो फ्रांसीसी थे, उसके डुप्ले जो था भारतीयों के झगड़ा में शामिल हो प्रथम गवर्नर था। बहुत अच्छा नीति था इसका। डुप्ले भारतीय के जो आपसी झगड़ा था उसमें मतलब कि भाग लेता था और हैदराबाद के मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चंदा बीबी का साथ दिया और अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। क्या करा कि फ्रांस के था डुप्ले, तो ये हैदराबाद की तरफ से और कर्नाटक की तरफ से लड़ा, लेकिन अंग्रेज किधर से रहा, तो ये रहा था किधर से, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग किया अंग्रेज। कह रहा कि हैदराबाद में आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर नासिर जंग और भतीजा आसफ जहाँ के बेटा था नासिर जंग और उसका भतीजा था मुजफ्फर जंग के मध्य में लड़ाई हुआ। क्यों? हैदराबाद के लेके। आगे कर्नाटक के नाना साहब, कर्नाटक के अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिबा के मध्य में विवाद हुआ। तो अनवरुद्दीन का सहयोग कौन करता है? अंग्रेज। और चांद साहिबा का कौन करता है? डुप्ले। यहाँ पे भी देखेंगे हैदराबाद में तो ये किसके नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में हुआ। तब मुजफ्फर जंग का सहयोग कर रहा था कौन? डुप्ले। और नासिर जंग का कौन कर रहा था? अंग्रेज। ठीक है, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए हुआ। ठीक है, अब कर्नाटक की तरफ से जो भी था मतलब दोनों की तरफ से लड़ रहा था, एक तरफ से सहयोग कर रहा था डुप्ले और एक तरफ से कर रहा था अंग्रेज। आगे देखते हैं, आगे देखो 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चांद साहिबा कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। तो अनवरुद्दीन का सहयोग जो कर रहा था अंग्रेज कर रहा था, अनवरुद्दीन मारा जाता है और शासन गद्दी पर बैठता है कर्नाटक के चांद साहिबा। ठीक है, 1749 में ही होता है अंबड़ का युद्ध। 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन और से अनवरुद्दीन मारा जाता है। ये सजाने के लिए देता है कि कर्नाटक युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो अंबड़ का युद्ध होता है 1749 में, डेट याद रखेंगे। नोट में देखिए दिले है कि 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता है और मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। तो दोनों तरफ जो जीत हो रहा है किसका हो रहा है? डुप्ले का जीत हो रहा है। किसका जीत हो रहा है? डुप्ले का। दोनों तरफ से जीत हुआ और अंग्रेज हार गया। ठीक है, आगे है कि अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चिल्लापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसी ने चंदा साहिबा की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया और क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा। उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या किया? अर्काट पर अधिकार कर लिया। फिर से एक बार देखिए, करा कि कर्नाटक के युद्ध में एक नज़र। ठीक है, कर्नाटक के युद्ध एक नज़र। अब तीनों कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है एक साथ दे दिया है, हम लोग तीनों के एक साथ पढ़िया लेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, देखिए टिक लगा हुआ है। 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 53। जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे याद कीजिए, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। नहीं हुआ फिर देखिएगा 1746 48, 1749 54, 56 53, ये तीनों याद हुआ कर्नाटक युद्ध। और तीनों कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत हुआ ये इंपॉर्टेंट है। कौन संधि के तहत समाप्त होता है? ए पापी याद रखिए, ए इसमें ए हो जाएगा, ए में पा हो जाएगा, ए में पी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ए से इला सापल हो गया, पा से पंडिचेरी की संधि हो जाएगा, देखिए पंडिचेरी हो जाएगा, और पे से पेरिस की संधि हो जाएगी, ए पापी। ठीक है, 1746 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। ठीक है, अब फिर से देखते क्या था इसमें। कि प्रथम कर्नाटक 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। कुछ नहीं निकला। किसके लिए हो रहा था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। कौन संधि के समाप्त हुआ? एला सापल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54।
इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले रहता है वो हार जाता है, तो डुप्ले के बुला लिया जाता है और उसके स्थान पर गुडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर का भेज दिया जाता है। और द्वितीय कर्नाटक संधि ये पेरिस के पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 में समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें डुप्ले हार जाता है, द्वितीय में डुप्ले हार जाता है। इसके जगह पर कौन आता है ये पूछता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के बाद इसकी जगह पर कौन आता है, तो गुडेहू आता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। कब होता है पांडिचेरी की संधि? 1755 में पांडिचेरी की संधि होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ। 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही यह अंश था। 1700 सप्तवर्षीय युद्ध भी होता है, ये 1756 से 63 में होता है, इसी का अंश माना जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाता है। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 1792 स्टीचर लॉरेंस करा कि स्टीचर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने चिन्नापल्ली पर के बीच चिन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण किया। फ्रांसीसी सेना क्या किया? अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसके जगह पर 1754 में गुडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। तो हम लोग देखे थे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। उसमें क्या होता है कि द्वितीय में डुप्ले हार जाता है, उसके जगह पर कौन आता है 54 में? तो गुडेहू आता है। ठीक है, आगे करा कि जनवरी 1755 ईस्वी में पुडुचेरी की संधि के तहत युद्ध जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई होता है। 1760 में बांडीवास का लड़ाई होता है, बहुत फेमस जगह है। 1760 में बांडीवास का लड़ाई होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? आयरकुट, सर आयरकुट अंग्रेजी सेना का आयरकुट नेतृत्व करता है। और फ्रांसीसी का कौन करता है? लाली। ठीक है, फ्रांसीसी का कौन करता है? लाली। तब बांडीवास में कूट कूट कर लाली के लाल कर देगा। फ्रांस क्या है कि बांडीवास की लड़ाई में हार जाएगा। ठीक है, तो आयरकुट को कूट कूट कर क्या किया? लाल कर दिया। तो बांडीवास की लड़ाई जो हुआ अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ। अंग्रेज की तरफ से आयरकुट था और कूट कूट कर फ्रांसीसी को लाली कर दिया। लाली था, कौन था? लाली। आगे है 1761 ईस्वी में पुडुचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया गया। 1761 में क्या किया गया कि पुडुचेरी के कब्जा में फ्रांसीसी के कब्जा में रहता है कौन? पुडुचेरी। इसको 1761 में अंग्रेज छीन लेता है। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य शेष प्रदेश को लौटा देता है और 1949 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जा में रहता है। क्या तक रहता है फ्रांसीसी के कब्जा में? 1949 तक। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जा में रहे। कब तक रहा फ्रांसीसी कब्जा में? तो भारत के आज़ादी तक। आगे है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य देखेंगे। 41 नंबर टॉपिक शुरू हो रहा है, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं कि 41 नंबर टॉपिक। ठीक है, मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। उस समय जब मुगल शासन था उस समय सबसे अच्छा प्रांत जो था, सब कुछ भरिपूर्ण जो प्रांत था वो बंगाल था। ठीक है, कोई भी युद्ध देखिएगा भारत में तो लगभग बंगाल से ही शुरू होता। बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था, कोलकाता था, ये सब। ठीक है, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजने का काम करता था। मुर्शिद कुली खां को याद रखिएगा दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था, नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। पूछता है कि
प्लासी जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी के तट पे है। हस्तांतरण किया तो मुर्शिद कुली खां राजधानी को ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। कहा कि इसने इजारदारी प्रथा, ये याद रखिएगा, इजारदारी प्रथा का शुरुआत कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। इजारदारी प्रथा की शुरुआत कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। ठीक है। तथा कृषकों के लिए तकाबी ऋण, तकाबी ऋण क्या होता है कि खेती करने के लिए अग्रिम कर्ज जो दिया जाता है उसको तकाबी ऋण कहा जाता है। तब मुर्शिद कुली खां दो चीज़ शुरू किए हैं, एगो इजारदारी प्रथा, क्या किए हैं? एक किए हैं इजारदारी प्रथा और दूसरा किए हैं तकाबी ऋण की शुरुआत मुर्शिद कुली खां। कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकार कौन हुआ? शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकार कौन हुआ? शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन का उत्तराधिकार बनेगा सरफराज। ये उत्तराधिकार थोड़ा याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज। और सरफराज को 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां मार देगा और बंगाल का अगला शासक यानी कि नवाब बनेगा। ठीक है, देखते हैं। तो शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? शुजाउद्दीन कहा कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को समाप्त कर बिहार का अगला सूबेदार अलीवर्दी खां बनता है नवाब। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध हो जाता है कि बंगाल, इसके समय को बंगाल का स्वर्ण कहा जाता है। भारत का स्वर्ण बंगाल को किसके समय में कहा गया? अलीवर्दी खां के समय में। थोड़ा सा फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? शुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? शुजाउद्दीन। ओहो सॉरी दोस्त, देखिए यही था। देखिए, तो मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बनता है? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद कौन बना है? सरफराज। और सरफराज को 1740 में गिरिया युद्ध में मारकर अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां अगला नवाब बन जाता है। और अलीवर्दी खां जो था ये पूछता है कि कहेगा कि बंगाल किसके शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद करता है? तो अलीवर्दी खां। और जब अलीवर्दी खां बंगाल को, मुगलों को राजस्व देना बंद करता है तो सब पैसा इकट्ठा होता है, इसीलिए समृद्ध हो जाता है बंगाल। इसके समय में क्या होता है कि समृद्ध हो जाता है। ठीक है। और इसी के समय को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा गया है बंगाल को। उत्तराधिकारी में इसका दमाम सिराजुद्दौला बनता है। अब अलीवर्दी खां जो रहता है बूढ़ा व्यक्ति रहता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाता है, तो वह सिराजुद्दौला को नवाब बनाता है। अगला नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। अब 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी त्रासदी होता है, ब्लैक होल घटना होता है। इस घटना में के रचयिता जो कौन है? जेड हाल बेल है। कह रहा है कि इसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला 20 जून के रात 146 व्यक्ति को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। और अगले सुबह जब दरवाज़ा खोलते हैं 146 में से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचता है, जिसमें से एक था जेड हालवेल। वो कहानी कैसे कैसे हुआ उसके बारे में वो कहानी सुनाता है। तो इतना याद रखिएगा, डेट सहित इसका याद रखिएगा कि 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल घटना हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। उस समय वहाँ का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इतना याद नहीं। 23 आदमी जिंदा बचता है, 146 को बंद रखता है। 46 का दिया 23। ठीक, आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध, 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1756, ब्लैक होल जो हुआ था आपको 20 जून 1756 को हुआ था। उसके 1 साल 3 दिन बाद प्लासी की लड़ाई को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज के सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मिर्जाफर, सिराजुद्दौला जो है सिराजुद्दौला के धोखा दे देता है मिर्जाफर। धोखाधड़ी के कारण इसको हार हो जाता है। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है और मिर्जाफर को क्या करता है? साथ दे देता है अंग्रेज को मिर्जाफर, तब मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। ठीक है।
आगे है नोट में, आगे है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल, प्लासी, देखिए याद रखिएगा थोड़ा सा चीज़ कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला जो को धोखा दे देता है कौन, मीर जाफर। कौन धोखा दिया है, मीर जाफर। याद रखिएगा कि मानिक चंद राय, मानिक चंद और राय दुर्लभ ये भी जो है दो आदमी सिराजुद्दौला को धोखा देता है। कौन कौन देता है, मीर जाफर, मानिक चंद, राय दुर्लभ ये भी है सिराजुद्दौला को धोखा दिया है। ठीक है, कहेगा सिराजुद्दौला के, देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किसने किसने किया, राय दुर्लभ, अमीन चंद, ठीक है, मानिक चंद और जगदीश सेठ, ये सब धोखा देने का काम किया। इनका सहयोग कौन किया था, मीर जाफर के। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल मीर बदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही। मीर जाफर कह रहा है कि मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मिर्जाफर, क्लाइव के हाथों, क्लाइव कौन था, अंग्रेज था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मिर्जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटा दिया। पहले था सिराजुद्दौला को हटाया, सिराजुद्दौला को हटा के किसको बैठा दिए थे, मिर्जाफर को। अब मिर्जाफर को हटा दिया है गद्दी से और उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया है, बंगाल के नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। पहले जो राजधानी था बंगाल के कहाँ था, ढाका। मुर्शिद कुली खां क्या किया था, मुर्शिदाबाद लाया था और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने का काम कौन किया, मीर कासिम किया है। मुंगेर को ही मुगदलपुर के नाम से जाना जाता था, स्थानांतरित किया। नोट में यहाँ ले हुए थे, देखिए बंगाल की राजधानी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले जा गया, मुंगेर ले गया है। ठीक है, इतना ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोई ना, हम पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए बंगाल, बक्सर युद्ध, बक्सर का युद्ध जो होता है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच, तो देखिए पहले अंग्रेज देखो से होगा, अंग्रेज, ठीक है। इसके बाद मीर कासिम लड़ रहा है अवध की तरफ से, शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला प्लासी में था। यहाँ पे बक्सर में कौन है, शुजा-उद-दौला, और मुगल सम्राट कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, लेकिन पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन रहता है, तो बंगाल के नवाब रहता है मिर्जाफर। कौन रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, बंगाल के नवाब कौन रहता है, मिर्जाफर। बंगाल के नवाब कौन रहता है, मिर्जाफर। लेकिन लड़ने का काम जो किया है मीर कासिम किया है, इतना याद रखिए। युद्ध में लड़ा कौन, मीर कासिम। अवध के नवाब लड़ा कौन, शुजा-उद-दौला। और मुगल सम्राट या दिल्ली से कौन लड़ा, शाह आलम द्वितीय। लेकिन कहेगा कि बंगाल के नवाब कौन था, मिर्जाफर। बंगाल के नवाब कौन था, मिर्जाफर। इस समय कहेगा उस समय बंगाल के गवर्नर कौन था, उस समय गवर्नर कौन है, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौन रहता है, बंसी टर्ट। कौन रहता है, बंसी टर्ट। तो गवर्नर है बंसी टर्ट, बंगाल के नवाब है मिर्जाफर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ये सब रहता है। ठीक है, इतना चीज़ है। आगे कह रहा है कि नवाब था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हुआ, अंग्रेज जीत जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों सेनापति जो था हेक्टर मुनरो, तो अंग्रेज के जो सेनापति थे कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो थे। ठीक, आगे थोड़ा सा देखिए इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुआ। तो कहेगा वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ था, बक्सर युद्ध के बाद। कहेगा रुख खुला, द्वार खुल जाता है प्लासी में, लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता स्थापित होता है बक्सर में। कह रहा कि भारत में, अगला लाइन देखिए, अगला लाइन कह रहा कि भारत में प्लासी की अपेक्षा बक्सर को अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जननी मानी जाती है, अधिक उपयुक्त मानी जाती है। मतलब प्लासी से ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है बक्सर को। और ये बात जो कहा था, कौन कहा था, पी.ई. रॉबर्टसन। कौन कहा था, पी.ई. रॉबर्टसन, पी.ई. रॉबर्टसन। आगे हम लोग देखेंगे, ये है हम लोग का कि मैसूर के खुशी में आयरलैंड समाज बेलेजली उपाधि दिया था। अच्छा देखो, जब मैसूर को जीत लेता है तब मैसूर, जब अभी हम लोग देखेंगे कि मैसूर को चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है बेलेजली के समय होता है,
तो ब्रेजली को क्या उपाधि दिया जाता है, आयरलैंड के लोग देता है, मार्क्विंस की उपाधि देता है। आगे फिर हम बताएंगे ये चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग आज 41 हम पढ़ लिए हैं टॉपिक, ठीक है। 42 पढ़ेंगे, मैसूर, अंग्रेज के मैसूर का संबंध, मैसूर से क्या संबंध था अंग्रेज का, उसको देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है मैसूर का शासक रहता है हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक कौन है, हैदर अली बनता है। ऐसे कहेगा मैसूर के संस्थापक कौन है, वोडेयार है। मैसूर की स्थापना कब हुआ है, 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में मैसूर की स्थापना हुआ है। उस समय मैसूर के शासक रहता है बेंकेट। बेंकेट के समय में, बेंकेट द्वितीय के समय में मैसूर की स्थापना हुआ है, वोडेयार द्वारा किया गया है 1612 में। लेकिन स्वतंत्र शासक जो मैसूर का बनता है, हैदर अली बनता है 1761 में। हैदर अली की मृत्यु भी द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हो गया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान हो जाता है। कह रहा है कि हैदर अली का उत्तराधिकारी कर पुत्र बनता है, टीपू सुल्तान बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण कर इसने राजगद्दी पर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बिछ लगाता है और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। कौन, तो पूछेगा कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था कौन, टीपू सुल्तान, ठीक है। और इसका संबंध फ्रांसीसी से था, ठीक है। आगे कह रहा है कि हैदर अली जो है 1755 में एक डिंडीगुल में स्वतंत्रता शस्त्रागार की स्थापना करता है। कहिए 1755 में कौन करता है, हैदर अली। तो मैसूर और अंग्रेज के साथ 4 गो संधि होता है, 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल और मैसूर के बीच में 4 गो संधि होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये तो आपको पूरी याद होना चाहिए, ठीक है। एकदम देखिए आसान है, 4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। 1767, 69, 80, 84, 90, 92, 99, ठीक है। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799, ठीक है। क्या है फिर से देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध पीछे पढ़े थे 1746 से 49, ठीक है। 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63, 46 से 48, 49, 54, 56, 63। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 67 से 69, 80, 84, 90, 92, 99, ठीक है। देखिए थोड़ा इसका और इसका जो गवर्नर है, इसका कोड है ब-ह-क-बे। क्या है, ब-ह-क-बे, ब-ह-क-बे, ठीक है। क्या है, ब-ह-क-बे। ब से बड़े लास्ट कौन है, ब से प्रथम आंग्ल मैसूरी के समय पूछेगा गवर्नर कौन, तो बड़े लास्ट। ह से हेस्टिंग, क से कर्नवालिस, बे से बेलेजली। ब-ह-क-बे, ब से बड़े लास्ट, ह से हेस्टिंग, क से कर्नवालिस, बे से बेलेजली। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69, 80, 84, 90, 92, 1799, ठीक है। थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत जाता है, हैदर अली की जीत होता है, ठीक है, अंग्रेज हार जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली, ठीक है, कि हैदर अली हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है टीपू सुल्तान के साथ होता है। चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्या नोट में दिया हुआ है कि इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम अंग्रेज की संयुक्त सेना के मैसूर के खिलाफ लड़ रहा था। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी याद, मतलब कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर में, इसका बाप जो है हैदर अली द्वितीय में मरा है और ये खुद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में मर जाता है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। गद्दी पर बुढ़ियार वंश, और जब ये मृत्यु हो जाता है इसका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है, तो गद्दी किसे मिलता है, तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत बैठाया जाता है कृष्णराज को। किसको बैठाया जाता है गद्दी पर, कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया जाता है। यही है टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर था। 1760 ईस्वी में बांडीवास की युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज ने सर आयर कूट के नेतृत्व में
लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की पराजय हो जाता है। तब बंदीवास की लड़ाई हम लोग देखे थे किस अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेज के सेनापति जो था आयरकूट, कूट को क्या कर दिया था, लाल कर दिया था, देखे थे ना 1760 में बंदीवास में। ठीक है, इनकी टीपू सुल्तान की आत्मकथा है तारीख खुद्दारी। टीपू सुल्तान की आत्मकथा क्या है, तारीख खुद्दारी। बहुत अच्छा है, ठीक है, ये अलग नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, इसे लुसेंट में नहीं मिलता है। ठीक है, तो तारीख खुद्दारी किसकी है, तो टीपू सुल्तान की पुस्तक है तारीख खुद्दारी। और टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए इस यहाँ पे भी 4 गो संधि हुआ था, इसका मतलब 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना, उसमें 4 गो संधि हुआ। देखिए कौन कौन, मद्रास के संधि, मंगलौर के संधि और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत तीनों संधि समाप्त हुआ। चौथा में तो टीपू सुल्तान मर ही जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ममंग श्री, याद रखिए ममंग श्री, म से मद्रास, मंग से मंगलौर, श्री से श्रीरंगपट्टनम के संधि। प्रथम आंग्ल में, द्वितीय आंग्ल में सूर्य युद्ध, तृतीय आंग्ल में सूर्य युद्ध। ठीक है, ममंग श्री। अब हम लोग सिख धर्म देखेंगे। टॉपिक नंबर 43 है सिख एवं अंग्रेज के संघर्ष। बंगाल देख लिए, मैसूर देख लिए, कर्नाटक देख लेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिख देखेंगे, सिख संप्रदाय। ठीक है, देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक हो जाता है, जो प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो कहेगा गुरु नानक किनके अनुयायी थे, तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1496 में आभास होता है, लेकिन इनका जन्म जो हुआ है 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, तो गुरु नानक की जो जन्म हुआ 1469 में जन्म हुआ है। अब मृत्यु जब होगा 1539 में इनका मृत्यु होगा। तो गुरु नानक के जन्म हुआ है 1469 में। आगे देखते हैं, इनको 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक के आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवन का आभास होता है। गुरु नानक, छोड़ दीजिए अगला देखिए, ये देखिए, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभोगी भोजनालय स्थापित किए। और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत एवं पंगत, संगत कहते हैं धर्मशाला को और पंगत कहते हैं लंगर को, जो खाना खिलाया जाता है उसको, संगत और पंगत स्थापित करने का काम करते हैं कौन, गुरु नानक। तो संगत और पंगत व्यवस्था को स्थापना करने का काम गुरु नानक को जाता है। और लंगर व्यवस्था, गुरु का लंगर व्यवस्था भी गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, गुरु नानक द्वारा शुरू किया जाता है। आगे है, क्या है आगे, कि संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायी के लिए एक संस्था का कार्य करता था, जहाँ पे लोग प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत के बहाना से लोग क्या करते कि प्रतिदिन मिला करते थे। आगे गुरु नानक की मृत्यु 1538-39 में करतारपुर कॉरिडोर में हो गया। दूसरा गुरु जो बनते हैं, इनका छोटा भाई बनता है, नाम है क्या, गुरु अंगद। छोटा भाई बनता है गुरु अंगद। कौन बनता है, गुरु अंगद। तो प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लहना था, बचपन के नाम इनका क्या था, लहना के नाम से जाना जाता है गुरु अंगद को। कह रहा है कि गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर देता है, कि यह अब अस्थायी हो गया। गुरुमुखी लिपि की भी शुरुआत गुरु अंगद द्वारा किया गया। तो गुरु अंगद क्या किया कि लंगर व्यवस्था को अस्थायी किया और गुरुमुखी लिपि चलाया। गुरु अंगद दूसरा गुरु था और इसको लहना के नाम से जाना जाता है। आगे तीसरा गुरु अमरदास। तीसरा गुरु कौन होता है, अमरदास। तो प्रथम कौन था, गुरु नानक, दूसरा कौन था, गुरु अंगद, और तीसरा अमरदास। तीसरा अमरदास। कह रहा है कि गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्य हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति यानी कि लवन पद्धति की शुरुआत अमरदास करते हैं। अकबर से जाके मिलते हैं अमरदास, अ से अकबर, अ से अमरदास मिलते हैं कहाँ, गोविंदवाल में जाकर भेंट करते हैं। और इनकी पुत्री जो रहता है, अमरदास के पुत्री रहता है बीबी भानु, उसको गांव दान में देते हैं अकबर जी। कौन, अकबर गांव दान में देता है।
कह कि अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत को नियुक्त कर दिया। तो ये क्या क्या किए अमरदास, देखिए ये क्या किए कि विवाह के लिए एक लवन पद थी, विवाह के लिए एक लवन पद थी और 22 गद्दियों की स्थापना की। अब प्रत्येक गद्दी पर एक महंत नियुक्त कर दिए और सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। आगे है कि बीबी की पति बीबी भानु जो था, इसका शादी हो गया किससे, रामदास से। किससे हो गया, पति रामदास सिखों के चौथे गुरु बने। इनके पति जो थे रामदास सिखों के चौथा गुरु बना। ऐशु राम का भाई, 4 भाई है, तो चौथा गुरु रामदास। अब फिर अकबर आया, फिर अकबर इनसे भेंट किया विभानु से और 500 बीघा दान में दिया। और वहीं पे रामदास क्या करेंगे कि अमृतसर नामक नगर और जलाशय खुदवाने का काम किए, ठीक है। और गुरु रामदास अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को पद सौंप देते हैं और गुरु पद पैतृक बन गया। तो चौथा गुरु के बाद अर्जुन देव के समय में क्या होता है कि पैतृक बन जाता है। पैतृक गुरु जो बनता है, पैतृक जो बनता है पद किसके समय से, तो रामदास के समय से पैतृक बन गया, वंशानुगत हो गया पद, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे फिर से कि प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ, 1539 में मर जाते हैं। उसके बाद वो संगर व्यवस्था और संगत पंगत के और लंगर व्यवस्था शुरू करते हैं। उसको अस्थायी करने का काम दूसरा गुरु अंगद किए थे। और दूसरा गुरु अंगद का नाम बचपन का क्या था, लाहना के नाम से जाना जाता था। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी शुरुआत किए थे। कौन, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का भी शुरुआत किए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा गुरु आते हैं कौन, अमरदास। अमरदास क्या किए कि अमरदास से मिलने आता है अकबर उनको बीवी को कुछ ज़मीन देता है, ठीक है, कई गांव दान में देता है। और अमरदास विवाह पद्धति भी शुरू करते हैं। 22 गद्दी की स्थापना की है, 22 पर कई को महंत बैठा दिए। अमरदास के बाद आता है चौथा गुरु रामदास की शादी होता है किससे, बीबी भानु से फिर अकबर मिलता है और 500 बीघा गांव दान में देता है। वहीं पे अमरदास द्वारा क्या किया जाता है कि अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद अमरदास के बाद क्या होगा कि गुरु के पद जो है पैतृक होंगे, अब बेटा बनेगा। पहले भाई बनता था गद्दी पर, अब बेटा बनेगा। तो इनके तीसरा बेटा कौन रहते हैं, अर्जुन देव को सौंप देते हैं पद और चले जाते हैं, ठीक है। अर्जुन देव जो है क्या करेंगे कि अर्जुन देव पांचवा गुरु बनते हैं। पांचवा गुरु कौन बनते हैं, अर्जुन देव क्या करते हैं कि अमृतसर में क्या करते हैं, हरमंदिर साहब की स्थापना अर्जुन देव ही करवाते हैं, पांचवा गुरु। कर कि सिखों के पांचवा गुरु, इन्होंने धार्मिक आदि ग्रंथ की भी रचना किए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि नोट में दे ले कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचना भी संकलित किया गया। अर्जुन देव ने अमृतसर में एक जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब की बनवाया है। कौन बनवाया, अर्जुन देव पांचवा गुरु। उसके बाद कह रहा है खुसरो, कह रहा कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण, जहांगीर के बेटा रहता है बड़ा बेटा राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव को फांसी दिलवा देता है कौन, जहांगीर। अर्जुन देव को फांसी दिलवा देता है कौन, जहांगीर। कह रहा कि सिखों के छठे गुरु होते हैं कौन, हरगोविंद। कौन होते हैं, हरगोविंद। ये जो है टेक्निकल काम जो भी होता है, जैसे किला बनवाना, बाउंड्री करवाना, अखाड़ा में लड़ना, ये सब काम जो है कौन करवाया है, हरगोविंद करवाया है। इतना याद रखिए। देखिए क्या किया है, सिखों के लिए कहा कि सैन्य संगठन, अब सेना के रूप में संगठित होगा सिख। उसका कहा कि अकाल तख्त बनेगा, ईश्वर के सिंहासन बनवा दिया। कहा कि अब गद्दी पर जो कोई भी बैठेगा शासक, 2 तलवार लेकर बैठेगा, ठीक है। दरबार में नगारा बजेगा, यदि कोई सुनाई दिया, कुछ हलगुल हुआ कि नगारा बजा दो, ठीक है। और अमृतसर में किलेबंदी करवा दिया। और तो और ये कहा कि जितना भी सिख कमज़ोर पड़ गया, पांचवा गुरु मर जाते हैं, तो छठा गुरु हरगोविंद आता है, कहते कि 100 आदमी अब कथी करेगा कि मांस खाएगा कि ताकत होगा शरीर में, कुश्ती लड़ेगा जिससे कि ताकत होगा। टेक्निकल काम जो भी करवाया है कौन करवाया है, हरगोविंद करवाया है। तो ऐसे याद है कि हरगोविंद जो है टेक्निकल काम करवाया। क्या क्या करवाया, अकाल तख्त बनवाया, सैन्य संगठन के रूप में दिया, ईश्वर सिंहासन बनाया, 2 तलवार लेकर चलेगा सब तर, ठीक है। नगारा बजवाया, किलेबंदी करवाया, मांस खाने के लिए अधिकार दिया सबको, अखाड़ा में कुश्ती लड़ने का अधिकार दिया, ये सब कौन करवाया, टेक्निकल काम हरगोविंद। सतमा गुरु जो होते हैं हर राय होते हैं। सतमा गुरु कौन बनते हैं, हर राय।
इन्होंने दारा सिकों से मिलने पर उसको आशीर्वाद देता है। तो 7वां गुरु हरराय जो है दारा सिकों के आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और 8वां गुरु जो होते हैं कौन होते हैं? हरकिशन। 8वां गुरु हरकिशन होते हैं। इनका बचपन में ही मृत्यु हो जाता है चेचक से मृत्यु हो जाता है। तो 7वां गुरु हरराय आशीर्वाद दिया है दारा सिकों के। 8वां जो है हरकिशन, चेचक से मृत्यु हो गया, लेकिन हरकिशन इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाता है। देखिए, हरराय जो है 7वां दारा सिकों को आशीर्वाद दिया। 8वां जो गुरु हुए हरकिशन, ये औरंगजेब को जाके समझाए। 9वां गुरु जो है तेंग बहादुर, इसको अंग्रेज पकड़ लेगा, ठीक है। 9वां गुरु होते हैं कौन? तेंग बहादुर। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब जो है वर्तमान में शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट इनको मरवा देते हैं। इनको कहता है कि या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं करता है तो इनको क्या करते हैं? मार देते हैं। इनका एक कोड रहता है तेंग बहादुर को। तेंग बहादुर का क्या था? इनका कथन था सरदाद सिर नदाद, मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। इनका था तेंग बहादुर को। तेंग बहादुर को बचपन का नाम था त्यागमल, या बकलादा बाबा के नाम से तेंग बहादुर को जाना जाता है। बकलादा बाबा के नाम से तेंग बहादुर को जाना जाता है, ठीक है। इसको मारता है कौन? औरंगजेब, फांसी देता है औरंगजेब। आगे है सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनकी आत्मकथा याद रखिएगा, विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की। इनका जन्म 1666 में पटना में होता है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहते थे? सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के 5 कंकार अनिवार्य करवाया। क्या है? क से सब होगा, केश, कंघा, किरपान, कच्छ, कारा, ये सब अनिवार्य किए, ठीक है। कौन? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। और एक है कि सभी व्यक्ति अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगे और जितना भी महिला है वो गौर लगाएगी, ठीक है। आगे गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था आनंदपुर में था। निवास स्थान आनंदपुर शाही था, लेकिन कार्यस्थल जो इनका था पौता में था। इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर था। प्यार से 5 प्यारे की स्थापना कहते, पंच प्यारे की स्थापना, ठीक है। चलो, इसको जो 5 गुरु स्थापना हो ना, इसको पंच प्यारे कहते। तो धार्मिक राजधानी का था कहाँ? अमृतसर में। निवास स्थान था कहाँ? आनंदपुर साहिब। कार्यस्थल था पौधा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में किताब लिखते हैं जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह फारसी में किताब लिखे थे, कौन से? जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवाल में चुनवा देते हैं। 2 और रहता है, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। 4 गो बेटा रहता है, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। फिर से देखिए, कौन रहता है? फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। 4 गो बेटा रहता है, ठीक है। मुगल फौजदार रहता है कौन? वजीर खान। इसको दीवाल में चुनवा देता है। इसी पर भी मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को इन्हीं के अथी पे मनाया जाता है। आगे कह रहा है फतेह सिंह जोरावर 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने। तो खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप दिया कि यही जो है गुरु वाणी का काम करेंगे। सिख के गुरु के काम क्या करेगा? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खा पठान नामक व्यक्ति ने कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ में गुल खा नामक पठान गुल खला मार दिल गई। कह रहा कि बंदा बहादुर 1670 में 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली नाम का में जन्म होता है। तो बंदा बहादुर का जन्म होता है 1670 में। तो बचपन का नाम याद रखिएगा, पूछता है लक्ष्मण दास। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बाबूजी के नाम रामदेव भारद्वाज था। क्या था नाम? रामदेव भारद्वाज था। बंदा का उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज की स्थापना करना। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी था। बंदा बहादुर की राजधानी कहाँ रहता है? लोहगढ़। ठीक है। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलवाता है। तो पूछा गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के
नाम का सिक्का कौन चलवाता था? बंदा चलवाता है, बंदा बहादुर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह को क्या कहते हैं, दीवार में चुनवा देता है, उसको हत्या कर देता है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर रहता है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नंगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतार दिया था किसके आदेश पर? फर्रुखसियर के आदेश पर। कहा कि शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। शहादरा किस लिए विख्यात है? कत्लगढ़ी के नाम से। क्यों? क्योंकि बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। कौन? बंदा बहादुर। जब फर्रुखसियर आदेश देता है कि 1716 में बंदा को ले आओ पकड़ कर, तो शहादरा में रहता है। शहादरा को कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बंदा ने हजारों सैनिकों को क्या करता है? कत्लेआम काट देता है। ठीक है। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में बदल गए। जो छोटा छोटा टुकड़ी में बटा हुआ था, कर्पूर सिंह के कहने पर सबको दल खालसा में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। दल खालसा को जस्सा सिंह अहवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे 12 दल को मिसल कहा गया है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। ठीक है। तो दल खालसा किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह अहवालिया के नेतृत्व में। और 12 मिसल में बांटा। 12 मिसल का अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। रंजीत सिंह के जो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में सकरचुकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। सकरचुकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा का नाम, रंजीत सिंह के दादा के नाम चरत सिंह था, जो 12 मिसल में सकरचुकिया मिसल के थे। पूछता है कि रंजीत सिंह का किस मिसल से संबंधित है? सकरचुकिया मिसल से संबंधित है रंजीत सिंह का संबंध। कौन मिसल से? सकरचुकिया। कह रहा है 1798 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है। कहाँ का रंजीत सिंह बनता है? लाहौर का। राजधानी भी इसका लाहौर रहता है। ठीक है। लाहौर का शासक बना। कौन? रंजीत सिंह। कहिए 1798-99 में। कह रहा कि 25 अप्रैल 1809, ये डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर के संधि होता है। अमृतसर की संधि कब हुआ? 1809 में अमृतसर के संधि हुआ। किसके बीच? चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह। चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में क्या हुआ? कि अमृतसर की संधि हुआ। कह रहा है आगे कि रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबा में बटा हुआ था। PKLM। क्या में? PKLM। P से पेशावर, K से कश्मीर, L से मुल्तान, L से लाहौर, M से मुल्तान। PKLM में 4 सूबों में बटा हुआ था। कह रहा कि महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री का क्या नाम था? फकीर अजीउद्दीन था। और वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह का मृत्यु हो गया। 1538-39 में कौन मरे हैं? गुरु नानक। और रंजीत सिंह मरा 1839 में रंजीत सिंह का मृत्यु हुआ है। आगे है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, दोनों सिख युद्ध डेट याद रखिएगा कि दरोगा में वो पूछा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 में, और दूसरा जो होता है 48 से 49 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46, और दूसरा हुआ 1848 से 49। आंग्ल सिख युद्ध के मध्य कुछ संधि हुआ था। ठीक है। तो लाहौर की संधि कब हुआ है? 1846 में। अब भैरावल के भी संधि हुआ है 1846 में। लाहौर और भैरावल की संधि कब हुआ है? 1846 में। और अमृतसर के से संधि हुआ है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहेगा 1845 से 6, दूसरा कहेगा 48 से 49। अमृतसर की संधि कहेगा 1809 में था। ठीक है। भैरावल के युद्ध में देखते हैं कि इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रस्ताव पंजाब में मान लिया गया
और 20 अगस्त 1847 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया। 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा में भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दूसरा लड़ाई चिलियनवाला था। ठीक है, पहला लड़ाई रामनगर था, दूसरा लड़ाई चिलियनवाला की लड़ाई था, जिसमें शेर सिंह और कमांडर गफ है, तो शेर सिंह के पेट गप दिया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ ना, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, इसमें शेर सिंह के कथी कर दिया, पेट गप दिया। ठीक है, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में चिलियनवाला की जो लड़ाई होता है, तो चिलियनवाला की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ, तो शेर सिंह के पेट गप दिया, शेर सिंह के पेट गप दिया। दूसरी लड़ाई जो हुआ ये था दूसरा। ठीक है, दूसरी लड़ाई करा है, दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाव नदी के किनारे लड़ा गया था। ये तीसरा होगा जो गुजरात के चिनाव नदी के किनारे जो हुआ। अब जब गवर्नर जनरल पढ़िएगा ना डलहौजी के शासनकाल में, ये आएगा। ठीक है, तब प्रथम जो है चिलियनवाला है, प्रथम है रामनगर, प्रथम संधि रामनगर, दूसरा चिलियनवाला, तीसरा गुजरात के चिनाव नदी के तट पर लड़ा गया था। बस जानिए कि चिलियनवाला में किसके किसके बीच होता है, तो शेर शाह और गप, बस इतना से ज़्यादा नहीं। चिलियनवाला की लड़ाई के किसके किसके बीच हुआ था, शेर सिंह और गप के बीच में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कह रहा कि डलहौजी 29 मार्च 1849 ईस्वी घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब को राज विलय नीति के तहत क्या किया, अपना लेता है। तो पंजाब को कम अपनाया 49 में, पंजाब को कम मिलाया 49 में। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया कि आप इंग्लैंड चल जाइए। सिख राज का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक था और आगे हम लोग 44 नंबर टॉपिक देखेंगे जो कंपनी के गवर्नर। एक वीडियो में पूरा कंपनी के गवर्नर लेके आएंगे और हिला के रख देंगे। आप लोग बने रहिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। कौन कहा जाता है, विलियम पिट कहा था। ठीक है, गधा या सिहार कर्नवालिस को कौन कहा, मिर्जाफर। ये सब देखेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले अपने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना। ठीक है, गुड नाइट।